हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो इंस्पिरेशन वीडियो हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज वीडियो हो, आप लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं द्विघात बहुपद। तो मैंने सोचा द्विघात बहुपद बताने से पहले आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाई गई बातों को थोड़ा सा ध्यान में मैं ला दूं, याद दिला दूं। तो द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बहुपद पर भी ध्यान दे दें। हालांकि बहुपद आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुपद के बारे में एक बार फिर से आप याद कर लें। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके घात ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी बहुपद हम उस पद को कहते हैं, वैसे टर्म को कहते हैं जिसमें जो भी चर राशि है x, y, z या जो भी इस तरह की राशियां, उसके घात जो होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अर्थात इस प्रकार से 3x² + 5x, इस टाइप का जो भी पद होगा उसको हम बहुपद कहेंगे। अब इसमें देखिए, x का घात कितना है, 2 है। x का घात कितना है, 1 है। अगर अकेले भी कोई पद है 7, तो इसमें अगर पूछा जाए कि x का घात क्या है, तो x का घात 0। चूंकि इसके साथ x तो है नहीं, तो x का घात इसमें कितना है, 0 है। तो इस प्रकार इसमें हम बहुपद को पहचानने के लिए हम पद में जो भी चर राशि है उसके घात को देखते हैं, ना कि उसमें जो भी गुणांक है उसको देखते हैं। गुणांक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। अब देखिए, हम मान लीजिए कि दूसरा एक पद लिखते हैं यहाँ पर 7x पर 1/2 + 9। इस तरह का पद बहुपद नहीं कहलाता है, क्योंकि जो भी चर राशि है इसमें x, और x का घात एक परिमेय संख्या है। तो जब भी घात परिमेय संख्या के रूप में हो तो हम उसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद के नियम पर खड़ा नहीं उतरता है। इसलिए अगर माइनस में भी हो, मान लीजिए कि ये 7x पर पावर -3 + 8x है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तब इसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि घात जो है ये ऋणात्मक है और घात होना चाहिए अऋणात्मक, तब हम उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, इस तरह से हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। अर्थात एक पद से बना हुआ बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद मतलब जैसे 3x² लिख दिए, 5x लिख दिए। तो इस तरह जो अकेले एक ही पद में हो उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी। नाम से ही आपको पता चल रहा है, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद हों, दोनों पद आपस में प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हों। जैसे 7x + 5, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे। 3 पद इस प्रकार से 7x² + 9x + 8, ये 3 पद वाले हो गए बहुपद, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद वैसे बहुपद को हम कहते हैं जिसमें जितनी भी चर राशियां हैं सबका गुणांक क्या हो, 0 हो। अर्थात 0x पर पावर 4 या 0x², कुछ भी, यानी केवल शून्य मानिए। शून्य बहुपद का मतलब शून्य, 0 एक बहुपद है, 0 को हम एक बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, तो अचर राशि वाले पद को हम अचर बहुपद कहेंगे। अचर राशि का मतलब जो भी वास्तविक अचर संख्याएं होंगी उनको अचर बहुपद कहा जाएगा। अर्थात √5 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस तरह के पदों को हम कहते हैं अचर बहुपद। अचर राशियों से बने हुए बहुपद को, और शून्य से बने हुए बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। फिर घात के आधार पर अगर बांटा जाए तो बहुपद ये 4 प्रकार के होते हैं। एक घाती बहुपद, यानी वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। मैक्सिमम 3x जब लिखा गया तो x का घात यहाँ पर चर राशि का घात कितना है, 1 है। लेकिन अगर यही 3x के ऊपर 2 हम लिख देते हैं तो घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। भले इसके साथ और भी पद क्यों ना हो, 7x + 5 क्यों ना हो। तो इसमें पदों की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे जो उच्चतम घात है उसको देखना है, तो सबसे उच्चतम घात जो है वो 2 है। तो 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और इसी के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। उसके बाद अगर
पद में जो चर राशि है उस चर राशि का घात अगर 3 हो तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 7x पर 3 हम लिख देते हैं और उसके बाद वाले पद कुछ भी हो लेकिन घात जो है वो 3 से कम होने चाहिए, तो वैसे ऐसे पद को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद में जो घात है वो 4 होगा और बाकी जो भी पद इसके साथ अगर होंगे उनका घात 4 से छोटा होना चाहिए। तो उच्चतम घात 4 वाले बहुपद को हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। और इससे भी अगर घात अगर बढ़ते क्रम में हो, बहुघातीय बहुपद, हम डायरेक्ट शॉर्ट में बोल सकते हैं बहुघातीय बहुपद, यानी बहुत सारे घात वाले, 6 घात वाले, 7 घात वाले, 8 घात वाले बहुपद को हम बहुघातीय बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से घात के आधार पर या पद के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर हम बहुपद को कई भागों में हम बांट सकते हैं और घात के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। बहुपद भी आप लोगों ने समझ लिया बहुपद किसे कहते हैं। अब रह गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, तो जिसका घात 2 हो। अच्छा एक चीज और, द्विघात बहुपद पढ़िए या कोई भी घात बहुपद पढ़िए, बहुपद को पढ़ने से पहले उसको मानक रूप में लिखा जाता है। और मानक रूप किसे कहते हैं? बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में चर राशि के घात को घटते क्रम में लिखा जाए, आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाना उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अगर ये बहुपद हमारे पास एक बड़ा सा बहुपद दे दिया गया यहाँ पर कि 7x² प्लस 5x³ माइनस 4x प्लस 8x पर 4 प्लस 9, इस तरह के जो भी पद हैं दिए हुए, तो ये बहुपद तो है लेकिन ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। मानक रूप में लिखने के लिए इसके घात को अरेंज करना होगा हमको एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब हम लिखते हैं तब हम उसको कहेंगे कि बहुपद मानक रूप में लिखा गया है। बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए देखिए हम कहाँ से चलेंगे। सबसे बड़ा घात वाला पद है यहाँ पर 8x, जो उस पर पावर है 4, तो 8x पर 4, और उस घात से छोटा वाला पद कौन है? तो x पर घात जो है 3, ये वाला उससे छोटा हो गया तो प्लस लिख देंगे 5x³, और इससे छोटा घात कौन? तो 7x², तो लिख देंगे 7x²। इससे छोटा घात कौन? तो -4x लिख देंगे। इससे छोटा घात 9 में x का घात कितना? 0 है, 0 है, तो प्लस 9 लिख दिए। तो ये कहलाता है बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मान, एक मानक रूप अलग हो गया और मान अलग हो गया। बहुपद का मान निकालें। बहुपद का मान निकालने के लिए बहुपद में कुछ मान दिया हुआ रहेगा कि x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो इस तरह से हम बहुपद का मान निकालते हैं उस बहुपद में उसका मान रख करके। मान लीजिए कि इसी बहुपद का मान निकालना है और x बराबर 1 दिया हुआ है, तो इस बहुपद का हम मान कैसे निकालेंगे? तो इस बहुपद में हम उसका मान रखेंगे 8 गुना 1 पर पावर 4 प्लस 5 गुना 1 का क्यूब प्लस 7 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस 9। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे और x का मान रखने पर उस बहुपद का मान निकल जाएगा। बहुपद को सूचित किया जाता है इस तरह से, px, qx, fx, इस तरह इसका संकेत दिया जाता है बहुपद का। तो px इस बहुपद का अगर नाम है और बहुपद का हम मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर p1 लिखेंगे, यानी कि जो संख्या रख करके हम उस बहुपद का मान निकालने वाले हैं वो संख्या p के साथ लिख दिया जाएगा। p1, p2, p0, pa जो भी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर देते हैं इसका। गुना भाग करने के बाद जो भी यहाँ पर जवाब आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 15 आया तो वो उस बहुपद का मान कहलाएगा p1 = 15। 17 आया तो 17 कहलाएगा, 20 आया तो 20 कहलाएगा। अर्थात इस बहुपद को गुना भाग करने पर, जोड़ घटाव करने पर जो भी यहाँ पर आंसर आएंगे वो बहुपद के मान कहलाते हैं। तो ये हो गया बहुपद का मान और ये हो गया बहुपद का मानक रूप, बहुपद को अरेंज करना। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद के बारे में मैं आपको बताऊं। द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका घात 2 हो, चर राशि का घात। अर्थात इस प्रकार से 3x² प्लस 5x प्लस 7, इस तरह के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो उच्चतम घात है वो 2 है, द्विघात बहुपद। अब एक पद आता है द्विघात बहुपद के शून्यक या शून्य या शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? तो शून्यक का मतलब हो गया कि एक ऐसी संख्या जिसको द्विघात बहुपद में रखने पर इसका मान 0 आए। तो 0 जब आ जाए जिस संख्या से, उसको हम द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि ये x बराबर 1 रखने पर अगर इस बहुपद का मान शून्यक आ जाए तो हम इस x बराबर 1 को इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहेंगे, अन्यथा ये शून्यक नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं ये 1,
तो 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 प्लस 7, 3 गुना 1 का स्क्वायर 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 3 10 5 15। ये यहाँ पर जो मान आ रहा है ये शून्य नहीं आ रहा है, तो x बराबर 1 इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। यहां पर कहेंगे इस द्विघात बहुपद का यह शून्यक नहीं है। अगर शून्य आ जाता तब हम यहां पर कहते कि इस द्विघात बहुपद का यह शून्यक है। अब देखिए एक दूसरे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर इस बहुपद में x बराबर 1 मान को रखा जाए तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 5 प्लस 4। यहाँ पर 4 और 1 ये दोनों प्लस में है तो हम जोड़ लेंगे, 4 1 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 1, ये जो 1 है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का ये शून्यक है। अर्थात एक ऐसी संख्या, एक ऐसा मान जिसको द्विघात बहुपद में रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो संख्या उस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो द्विघात बहुपद जो भी होते हैं उसमें 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, यानी जितना घात वाला बहुपद है उसमें उतना ही शून्यक होता है। अब इस द्विघात बहुपद को अगर इस रूप में लिख दिया जाए, यानी यहाँ पर बराबर 0 लिख देते हैं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में लिखा जाए द्विघात बहुपद को, तब इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये कहला जाएगा। और इसमें जो भी तीनों पद होते हैं या 2 पद हो या जो भी पद हो, जितने भी पद हों, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होंगे और कम से कम 1 पद होंगे। तो जो भी द्विघात बहुपद है, अगर यहाँ पर ऐसा हम लिख रहे हैं 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये बहुपद में जो भी तीनों पद होते हैं गुणांकों को a b c से हम सूचित करते हैं। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक उसको a बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के स्थान पर 7 है। जो x का गुणांक होता है उसको हम कहते हैं b, जैसे यहाँ पर -5 है। और जो अचर पद होता है, अचर पद यानी कि संख्या, वास्तविक संख्या, उसको हम कहते हैं c, जैसे यहाँ पर 2। तो ये a b c कहलाता है बहुपद का। और बहुपद को इस रूप में लिखना, बहुपद एक समीकरण के रूप में ये हो गया, इसको हम समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो हम लोग अब पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के बारे में। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं, तो जो द्विघात समीकरणों का शून्यक होता है उसी को हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। और द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, एक को अल्फा से सूचित किया जाता है और दूसरे को बीटा से सूचित किया जाता है। अल्फा और बीटा, ये 2 संकेत दिए जाते हैं दोनों शून्यकों के या दोनों मूल निकालने के। तो मूल कैसे निकाला जाता है द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का गुणनखंड निकाला जाता है, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर निकालने पर अगर इसका गुणनखंड इस प्रकार से आता है px प्लस q और rx प्लस s के रूप में अगर आ जाता है इसका गुणनखंड टूटने के बाद, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है द्विघात समीकरण, तो ये निकालने पर, इसका फैक्टर निकालने पर यहाँ पर px प्लस q और rx प्लस s बराबर 0 होगा। और इनमें हम ये दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, हम 0 लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो यदि हम पहले वाले भाग को px प्लस q बराबर 0 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये q उधर चला जाएगा, लिखेंगे या px बराबर माइनस q, इसीलिए x बराबर माइनस q बटा p। और दूसरे भाग को लिखते हैं, यहाँ अगर हम चलते हैं लिखेंगे यदि rx प्लस s बराबर 0 तो rx बराबर माइनस s, और इसीलिए x बराबर माइनस s बटा r। एक आंसर ये और एक आंसर ये दोनों मूल कहलाएंगे इस द्विघात बहुपद के या द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं।
और इन दोनों मूलों को हम अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा लिख सकते हैं, यानी अल्फा बराबर ये लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर और ये बीटा बराबर है। तो ये समीकरण के दो मूल। अब रह गया कि द्विघात समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण पहला नंबर में, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण हम वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें सिर्फ दो घात वाले पद ही होते हैं, जैसे 3x² बराबर 0 माइनस 5x² बराबर 5। तो इस 5 नहीं 0, तो इसको हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन दूसरा जो है वो मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो दो घात वाले पदों के अलावे भी एक घात वाला पद, शून्य घात वाला पद या इसी प्रकार के दोनों में से कोई एक पद हो या दोनों पद हो, तो ऐसे हम समीकरण को कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये है मिश्रित द्विघात समीकरण। इसमें घात 2 वाला भी पद, घात 1 वाला भी पद और शून्य घात वाला भी पद। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हो तब भी यह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसे 3x² प्लस 5 बराबर 0, अब भी ये मिश्रित द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें एक दो घात वाला पद और एक शून्य घात वाला पद भी है शामिल। अब है कि कुछ द्विघात बहुपदों को देखकर या द्विघात समीकरणों को देखकर उनके गुणांकों को हम कैसे पहचानेंगे। अगर ये शुद्ध द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित। लेकिन अगर ये शुद्ध है, 2x² अगर खाली दिया हुआ है तो इसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है, यानी इनके गुणांकों को निकालना है हम लोग को। तो इनका गुणांक हम देख रहे हैं, a का मतलब क्या होता है? x² का गुणांक। इसमें x² का गुणांक 2 है, तो 2 तो पता चल गया। अब b किसको कहते हैं? तो b कहते हैं x के गुणांक को। x का गुणांक इसमें नहीं, x का गुणांक नहीं है यानी कि ये 0। c कहते हैं अचर पद को, तो c अचर पद भी इसमें नहीं है यानी कि 0। और इस द्विघात समीकरण को अगर लिखना है हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस रूप में लिखना है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी उसमें जो भी पद नहीं हो, जो पद गायब है, उसके गुणांक को हम शून्य मान लेते हैं, वो शून्य होता है। इसके बाद है कि द्विघातीय समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहचानना तो आप लोग सीख गए कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसको हम पहचानते हैं कैसे। दूसरा आता है कि उसका शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना यानी उस द्विघात बहुपद के जो भी चर राशि हैं उनके मान कैसे निकाले जाएंगे। तो उनका मान निकालने का दो तरीका, एक पहला गुणनखंड विधि कि उस द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड तोड़ देते हैं जिसके आधार पर उसका मान निकल जाता है, और दूसरा होता है द्विघात सूत्र के द्वारा। द्विघात सूत्र क्या होता है और यह कैसे बना, इस नियम को किसने बनाया, तो ये बनाया हुआ है श्रीधराचार्य के द्वारा। श्रीधराचार्य जी ने द्विघात सूत्र के नियम को बनाया। मैं उस नियम को प्रूफ करके अभी यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं श्रीधराचार्य नियम क्या है, या द्विघात सूत्र के द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये देखते हैं हम। एक भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने इस नियम को बनाया। इसके आधार पर जितने भी कठिन से कठिन द्विघात समीकरणों के मूल को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, हम इसको सत्यापित करके आप लोग को दिखाते हैं। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण का रूप इसी तरह से होता है, मानक रूप। अब हम क्या करते हैं, c वाले पद को, अचर पद को हम उस तरफ ले जाते हैं, दाएं ओर ले जाते हैं। तो ये बहुपद हो जाएगा ax²
प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी को उधर ले जाने पर अब दोनों पक्षों में यानी दाहिना और बायां ओर दोनों ओर ए से भाग देने पर, जब हम दोनों ओर ए से भाग देते हैं तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए और माइनस सी बटा ए, ये इस तरह से बन जाता है इस बहुपद का रूप। फिर अगले नंबर में क्या किया जाता है, दोनों ओर b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, जब हम दोनों ओर के पदों में b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो ये इस रूप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बटा a x और प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटा ए प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। इस तरह से बहुपद हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको हम देख रहे हैं कि पहला पद स्क्वायर में ए स्क्वायर, दूसरा पद बी स्क्वायर में ये बी स्क्वायर, और बीच वाले पद को हम 2ab के फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पर x है तो x कर देते हैं, b के स्थान पर 2 बटा a तो b बटा 2a, तो b बटा 2a हम कर देते हैं। तो ये क्या बन गया 2ab, 2 ऊपर में 2 नीचे में, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा पद फिर से पूर्ववत जैसा है वैसा ही बना रहेगा, प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, इधर क्या है c बटा a और माइनस c बटा a प्लस b स्क्वायर बटा 4a का स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तब इधर वाला क्या हो गया, यह एक फार्मूले के रूप में बदल जाता है और फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, और उधर एलसीएम ले लेते हैं तो 4a स्क्वायर, पहला में a है तो a से a कैंसिल, बच जाएगा कितना 4a, 4a से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac प्लस इधर वाले पद का हर जो है ये 4a स्क्वायर पूरा का पूरा है तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाता है तो यानी कि b स्क्वायर का b स्क्वायर पूरा लिखा जाएगा। अब जो वर्ग है या स्क्वायर है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये रूट में बदल जाता है, तो x प्लस b बटा 2a बराबर हो जाएगा अंडर रूट, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, दिखने में ये अच्छा लगता है, बटा 4a स्क्वायर। अब ये रूट को हम तोड़ देंगे अगले लाइन में, x बराबर इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस b बटा 2a, और ये जब इसका हम रूट तोड़ते हैं तो ऊपर वाले का तो ये रूट का रूट में ही रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे वाले का टूट जाता है रूट, 4 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा। जब भी हम किसी का रूट तोड़ते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो उसका दोनों चिन्ह होता है प्लस में भी और माइनस में भी। फिर एलसीएम लेते हैं, 2a एलसीएम हो जाएगा तो माइनस b ऊपर में और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यही दो मूल होंगे इस समीकरण के। पहला मूल क्या होगा, दो मूल में पहला माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक मूल ये और एक मूल ये दोनों इस समीकरण के मूल होंगे। यही श्रीधराचार्य का नियम कहलाता है और इस सूत्र के आधार पर हम x का मान निकाल सकते हैं, बड़े आसानी तरीके से, आसान तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कितना ही कठिन क्यों ना हो, रूट में भी दिया हुआ रहेगा, बहुत आसानी से हम इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक पद और आता है जिसको हम कहते हैं विवेचक या विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम d से सूचित करते हैं, d, और d कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को,
बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है, डी कहा जाता है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले डी का मान ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है, यह देखने के लिए कि उस द्विघात समीकरण का जो हल होगा, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, जब डी का मान हम निकालते हैं और डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, जैसे कोई संख्या 5, 6, 7, 2, 3 इस तरह से 0 से बड़ा जब आ जाता है तो उसके मूल के बारे में कहा जाता है कि मूल उसका वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान मतलब दोनों मूल भिन्न भिन्न आएंगे, यानी दो प्रकार का जो आंसर आएगा वो दोनों अलग अलग होगा, एक आंसर कुछ और दूसरा कुछ और होगा। फिर डी का मान निकालने पर अगर ये 0 आ जाता है तब इसका मूल वास्तविक ही होगा लेकिन समान होगा, यानी कि इसका दोनों आंसर एक जैसा आएगा। मान लीजिए कि द्विघात समीकरण को हल करने पर उसका आंसर 5 आया तो दोनों आंसर उसका 5 और 5 ही होगा, इस तरह से। और तीसरा, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तब इसके मूल अवास्तविक होते हैं और इसका हल ही नहीं निकलता है। अवास्तविक हो जाने पर इस समीकरण का हल हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए विवेचक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो d का मान निकालना है। तो d का मान यानी पहले b स्क्वायर, bx का गुणांक यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना a का मान कितना 3 गुना 2 का मान तो 2 लिख दिए c के जगह पर। अब देखिए इसका मान जब हम निकालते हैं तो ये कितना आ गया 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24, 25 में से 24 क्या 1 आने का मतलब है कि इस द्विघात बहुपद को हम मूल निकाल सकते हैं। ये 1 जो है d 0 से बड़ा आ रहा है तो इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब देखिए इसको दोनों विधि से हम आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा जब हम इसको हल करते हैं तो इसमें x स्क्वायर वाले पद और अचर पद दोनों को हम पहले गुना करते हैं, गुणनफल निकालते हैं। 3 दूना के 6x स्क्वायर, और इस 6x स्क्वायर का फैक्टर किया जाता है, तोड़ा जाता है गुणनखंड के रूप में। दो ऐसे फैक्टर, दो ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर -5x आ जाए और चिन्ह प्लस में होना चाहिए, चूंकि ये प्लस में है 6x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं 3 गुना के 6x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x। अगर ये दोनों फैक्टर को हम लेते हैं तो -3x और -2x दोनों मिल करके -5x हो जाएगा, और जब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो -3x और -2x गुना होने के बाद 3 दूना के 6x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन का ये पालन कर रहा है, यानी कि ये आसानी से हम तोड़ सकते हैं इसको। 3x स्क्वायर -3x -2x प्लस 2 बराबर 0। अब दो पदों में कॉमन लिया जाता है, 3x कॉमन है इसमें, तो इसमें कितना बचा x -1, 3x का 3x पूरा कॉमन। दूसरे पद में हम देख रहे हैं कि -2 कॉमन है, तो इसमें x बचा और इसमें -1 बराबर 0, या x -1 और 3x -2। x -1 को हम दोनों पद में से कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें 3x बच जाता है और इसमें -2 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों जो गुणनखंड आए दोनों से हम आंसर निकाल लेंगे। x -1 बराबर 0 हम यदि पहले वाले भाग से निकालते हैं तो x बराबर 1 आता है आंसर, और दूसरे भाग से जब हम निकालते हैं यदि 3x -2 बराबर 0 तो ये क्या हो जाता है 3x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2/3। ये दोनों आंसर हुआ। दो मूल हैं इस द्विघात समीकरण के और दोनों मूलों को सूचित किया जाता है अल्फा और बीटा से। अब चलिए श्रीधराचार्य नियम के अनुसार या द्विघात सूत्र के आधार पर भी हम इसके मूल को निकाल करके दिखाते हैं। तो मूल बराबर पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं -b, मूल बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2
2a। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसके आधार पर इसको बैठाते हैं माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब पहले ए बी सी आप लिख लीजिए, इससे a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3 और b x का गुणांक यानी कि -5 और c हो गया अचर पद यानी कि 2। 3 -5 और 2 हम माइनस बी के जगह पर लिख देते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 और a और c का गुणनफल a कितना 3 और c 2। a है 3 और c है 2 बटा कितना तो 2a 2 गुने a का मान कितना है तो a का मान है 3 लिख दिए यहाँ पर। ये हो गया +5 प्लस माइनस कितना तो 25 - 24 रूट में बटा 6। अब जब हम इसका रूट निकालते हैं तो ये तो 5 प्लस माइनस 1, 25 में से 24 गया 1 और 1 का रूट भी 1 ही होता है बटा 6। अब दो आंसर इससे आएगा, एक हो जाएगा 5 + 1 बटा 6 या दूसरा हो जाएगा 5 - 1 बटा 6। तो 5 1 6 बटा 6 और दूसरा हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 बटा 6। इसको काट देते हैं तो एक बार में कटता है, ये 2 बटा 3। तो यानी इसके दो आंसर, एक हो गया 1 और दूसरा 2 बटा 3। ये दो आंसर इस बहुपद के इस विधि के द्वारा भी। तो हम ये दोनों विधि के द्वारा हम मूल को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हुआ द्विघात समीकरण हल करने का तरीका।